बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. This is Professor Muhammad Amin Hashmi and I warmly welcome to you on my YouTube channel Dil Ki Baat. Dear students, basically economics is divided into two main branches. Number one is microeconomics and number second is macroeconomics. Dear students, today we will discuss that what is microeconomics, what is the scope of microeconomics, what is the role or significance of microeconomics, and which type of topics are included in microeconomics. Dear students, we start microeconomics. Microeconomics is also known as price theory. अब हम ये देखते हैं कि इसको प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसमें ज्यादातर जो डिस्कशन होगी वो कमोडिटीज की, गुड्स की, सर्विसेज की प्राइसेस को डिटरमाइन करने के हवाले से डिस्कशन होगी, या जो फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइस को डिटरमाइन करने के हवाले से डिस्कशंस होंगी, या जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है उनकी प्राइसेस को डिटरमाइन करने के हवाले से डिस्कशन होगी। तो इस वजह से इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसको तफसील से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स या रोल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। तो जैसे ही ये इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जो एक आज का जो ये लेक्चर होगा इसकी डिस्क्रिप्शन में ये शामिल होगा, तो वहां से आप इसकी मुकम्मल जो तफसील है वो देख सकते हैं। तो आइए ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये क्या है। बेसिकली अब ये जो वर्ड माइक्रो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल, मीन्स टू से इकोनॉमी का एक छोटा सा जो एक हिस्सा है उसको स्टडी करना, ठीक है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब इसमें इकोनॉमिक यूनिट्स का तस्करा किया गया है। अब इकोनॉमिक यूनिट्स क्या है, इकोनॉमिक यूनिट्स क्या है? इकोनॉमिक यूनिट से मतलब एक ऐसा यूनिट कि जहां पर मुआशी सरगर्मियां परफॉर्म हो रही होंगी, जस्ट उस एक अकेले यूनिट के प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना, उस एक अकेले यूनिट के प्रॉफिट्स को डिस्क्राइब करना, उसकी कॉस्ट को डिस्कस करना, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट। इसके अलावा एक और इसकी डेफिनेशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी बेसिकली क्या है? इकोनॉमी बेसिकली ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उनको सम अप कर लिया जाए तो दैट विल बी द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी, अब वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं? वो बाइंग की एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो सेलिंग की हो सकती हैं, वो प्रोडक्शन की हो सकती हैं, वो सेल्स की हो सकती हैं, यानी कि ये ओवरऑल जो एक्टिविटीज हैं इनको सम अप कर लिया जाए तो दैट विल बी द इकोनॉमी। अब यानी कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का कोई भी पार्ट हो सकता है, उसमें आप किसी फर्म को डिस्कस कर सकते हैं, किसी कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपने मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है वो हासिल कर रहा है। एक फर्म के क्या इश्यूज हैं, एक फर्म अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर रही है, वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर रही है, यानी कि ये एक इंडिविजुअल एक पार्ट हो जाएगा इकोनॉमी का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो डेफिनेशन है ये प्रोफेसर बोल्टिंग ने इसको डिफाइन किया है। ही सेज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, particular household, individual price, wage, income, industry and particular commodity। अब इस डेफिनेशन में भी उसने
स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट का जिक्र किया है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के पार्ट का जिक्र किया है। मीन्स टू से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एक स्पेसिफिक फर्म को स्टडी करना है कि क्या स्टडी करना है कि वो किस तरह से चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, वो किस तरह से प्रॉफिट निकालती है, वो किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, वो किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज करती है, वो किस तरह से जो एक सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम कर रही है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने देखनी है। इसके अलावा पर्टिकुलर हाउस होल्ड का मतलब ये है कि किसी मखसूस घराने को स्टडी करना, किसी फैमिली को स्टडी करना कि वो अपनी बेसिक नीड्स को किस तरह से पूरा कर रहे हैं, वो अपनी जो एक जरूरियाती जिंदगी है उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कैश कैसे अर्न कर रहे हैं, उनकी आमदनी क्या है। इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइस, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कैसे सेट की जाती है, उसकी यानी कि मतलब उसको डिटरमाइन कैसे करना है। इसके अलावा वेज एक पर्टिकुलर पर्सन की मजदूरी के बारे में डिस्कशन करना कि वो कितनी मजदूरी लेगा, कितनी ले रहा है, इस तरह उसकी एफिशिएंसी को मद्देनजर रख के उसकी वेज को तय करना। देन एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम क्या है, ठीक है, वो किस तरह से उसको जनरेट करता है, उसके सोर्सेज क्या हैं और वो किस तरह से अपनी इनकम को कंज्यूम करता है, सॉरी स्पेंड करता है। उसके बाद इंडस्ट्री है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टडी करना। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म बेसिकली एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, एक फर्म एक कंपनी है, जबकि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सी फर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हजारों फर्म्स हो सकती हैं। अब मैं अगर ये कहूँ कि राइस इंडस्ट्री का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी राइस की फर्म्स हैं उन तमाम को यानी कि एक इंडस्ट्री में, राइस की इंडस्ट्री में इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। अब खान राइस मिल है, एबीसी राइस मिल है, अफजल राइस मिल है, तो वो जो अलग-अलग से एक यूनिट्स है ना, उनको हम फर्म्स कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं, एक कंपनी कह सकते हैं। जबकि इस राइस कंपनी, राइस की तरह की जितनी भी कंपनीज हैं पूरे कंट्री में एक ही कैटेगरी की, उनको हम एक स्पेसिफिक नेम देंगे इंडस्ट्री। तो एक राइस की इंडस्ट्री का जिक्र करना, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। फिर इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। अब जो शुगर इंडस्ट्री है उसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं शुगर केन की, वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर पर्टिकुलर कमोडिटी का भी जिक्र हो गया इसमें। पर्टिकुलर जो कमोडिटी है वो कोई भी कमोडिटी हो सकती है। आप इसका जिक्र कर लें, आप टोमेटो का जिक्र कर लें, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिक्र कर लें, भाई उसकी प्राइस में इजाफा हो रहा है, उसकी प्राइस में कमी हो रही है, उसको स्टडी करना, उसको ज़ेरे बहस लाना। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के मुताबिक माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर फर्म को, एक स्पेसिफिक जो इकोनॉमी का एक हिस्सा है उसको स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसके अलावा इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में आप इसको देख रहे हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है बेसिकली ये प्रोडक्ट जो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है उसको डिटरमाइन करने में अपना जो एक रोल है वो अदा करेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि इसको प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, और इसमें फैक्टर प्राइसेस को भी डिटरमाइन किया जाएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में मैं बताता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक जो थ्योरी है ये क्या कर रही है, वो इनको डिटरमाइन कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है। देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है, जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कमोडिटीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनकी प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है। तो वो किसकी मदद से किया जाएगा? इकोनॉमिक थ्योरी की मदद से, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। अब प्रोडक्ट जो प्राइसिंग है इसमें क्या होगी, किस तरह की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस होगी?
थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। डिमांड क्या है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस में कमी होती है तो डिमांड में इजाफा होता है, तो इनका आपस में नेगेटिव रिलेशन है। तो इसको हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली ये प्राइस की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट को हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी जो एक प्रोडक्शन के जो फैक्टर प्राइसेस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा फैक्टर जो प्राइसेस है वो देखेंगे हम, कि फैक्टर्स की जो प्राइसेस होती हैं, जो उनका मुआवजा होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है किसकी मदद से, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। कैसे कि जितनी उनकी एफिशिएंसी होती है, जितनी उनकी एबिलिटीज होती है, जितनी उनकी परफॉर्मेंस होती है, उसके मुताबिक क्या किया जाना चाहिए, उनके प्राइस को तय करना चाहिए। तो अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4 है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब रेंट किसके लिए होता है, लैंड के लिए होता है। वेजेस किसके लिए होती है, लेबर के लिए होती है। इंटरेस्ट किसके लिए होता है, कैपिटल के लिए होता है। प्रॉफिट किसके लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अब बेसिकली ये जो फैक्टर्स की जो प्राइसेस हैं वो किसने डिटरमाइन करनी है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की मदद से ही उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, मैनेज करेंगे उसको। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है। देखिए जी, जब ये एक सोशल वेलफेयर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से वो एक बढ़ती है। जब कंपनीज अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगी, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगी, और इसमें ये सीखा जाएगा, लर्न किया जाएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है और किस तरीके से उसको मिनिमाइज किया जाता है। तो जब वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेगी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को स्टडी करने के बाद, तो इससे क्या होगा कि जो सोशल वेलफेयर है उसमें इजाफा होगा। कैसे इजाफा होगा, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। जैसा कि जब एक फैक्ट्री जो है, कंपनी जो है वो तरक्की करेगी, प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होगा, तो डेफिनेटली उसकी जो एक एम्प्लॉइज हैं उसके, वो भी प्रॉस्परस होंगे, वो भी खुशहाल होंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली मिलेंगे। तो सोशल वेलफेयर का मतलब हम ये लेंगे कि इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते हैं, जिसका अल्टीमेटली जो एक इम्पैक्ट होता है वो दूसरे फैक्टर्स पर भी होता है। तो इस एक ग्राफ की मदद से हम ये अंडरस्टैंड हमने किया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है ये मजीद क्या करती है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करती है, फैक्टर की प्राइसेस को भी डिटरमाइन करती है, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनको भी इंक्रीज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किन टॉपिक्स को इसमें शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है सबसे पहले, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि आप जानते हैं कि कंज्यूमर वो शख्स होता है जो चीज़ों को कंज्यूम करता है अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी करने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। बिहेवियर उसका एटीट्यूड होता है। क्या बिहेवियर होता है कि जब वो सिलेक्शन करता है, जैसे वो कंजम्पशन करता है, या जब वो प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करता है, बाई करता है, तो उसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो बेसिकली ये उसका एटीट्यूड होता है, ये उसका बिहेवियर होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेन करने के लिए। जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ प्राइसेस जो हैं वो आपको गाइड करती हैं कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो जब आप अपना माइंड चेंज करते हो ये चीज़ मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो बेसिकली ये आपका एटीट्यूड होता है, ये आपका बिहेवियर होता है। इस बिहेवियर को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं। हमारे पास कार्डिनल अप्रोच होगी, हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच होगी, फिर आगे उनके बीच में हम लॉज को डिस्कस करेंगे। उनमें कुछ यूटिलिटी के लॉज होंगे, कुछ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉज होंगे, कुछ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के लॉज होंगे। आईसी कर्व को हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनल जो एक यूटिलिटी की अप्रोच होगी उसको हम देखेंगे कमिंग फ्यूचर में इन नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बेसिकली
इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करना है। तो इस वजह से कंज्यूमर बिहेवियर को शामिल किया गया है ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो कंज्यूमर के बिहेवियर में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि ह्यूमन वांट्स की नेचर क्या होती है। वांट्स क्या होती हैं? डिजायर्स होती हैं, ठीक है। किसी भी चीज को जब आपने एक हासिल करना है तो उसके पीछे एक वांट होती है, डिजायर होती है, क्योंकि उस चीज में आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की कुव्वत मौजूद होती है। तो लिहाजा आपकी कोशिश होती है कि उसको आप गेन करें। हम लॉज ऑफ यूटिलिटी डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लॉज ऑफ यूटिलिटी क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे, आईसी कर्व को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम कंज्यूमर की डिमांड को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी डिमांड क्या होती है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्राइसेस। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर जो हमारा एक टॉपिक है, कंसर्न है, वो ये है कि जो एक डिफरेंट कमोडिटीज की प्राइसेस हैं उसको कैसे डिटरमाइन करना है। इसके अलावा फैक्टर्स की प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन करना है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस है, ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। अब थ्योरी ऑफ प्राइसेस में हम क्या देखेंगे। थ्योरी ऑफ प्राइसेस में बेटा क्या होता है कि एक मार्केट इसमें फ्री होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी इसमें होती है, और इसमें मार्केट ऐसी मार्केट में फोर्सेस हैं होती हैं जो कि ये तय करती हैं कि प्राइस क्या होनी चाहिए। दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने ये डिटरमाइन करना होता है कि गुड्स यानी कि कमोडिटीज की प्राइसेस क्या होनी चाहिए और प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम ये डिस्कस करेंगे कि एक फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकती है, वो अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकती है, प्रोडक्शन यानी कि किस तरीके से करनी चाहिए। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि चीज़ों को प्रोड्यूस करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। यानी कि इसमें हम कैपिटल और लेबर को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि कवानीन हासिल। डेफिनेटली जब आप इनपुट्स यूज करेंगे अपनी कंपनी के अंदर तो आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के जो एक लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कैपिटल के क्या प्रॉब्लम्स हैं और लेबर के क्या प्रॉब्लम्स। अब लेबर के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेबर के काफी इश्यूज होते हैं, उनको ट्रेन करना होता है, उनको एक रिक्रूट करना होता है, और जो काम नहीं करते उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है, ठीक है ना, उनको प्रोडक्टिव करना होता है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं लेबर में आ जाते हैं। कैपिटल के भी इश्यूज होते हैं, उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर आप कैपिटल प्रोडक्टिव पर्पस पर यूज नहीं करेंगे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो डेफिनेटली उसकी जो आउटपुट होगी वो नहीं बेहतर होगी। आउटपुट यानी कि पैसा लगाते जाएंगे और कैपिटल के यूनिट्स की जो एक एफिशिएंसी है, जो रिटर्न है, वो आपको बहुत ज़्यादा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत आपको कम मिलेगी। तो ये इसके प्रॉब्लम्स है। ये उसी वक्त आप बेहतर कर पाएंगे जब आप लेबर के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, देन बेहतर तरीके से कैपिटल की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। तो ये इस वजह से आप इस टॉपिक को स्टडी शामिल किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। फिर थ्योरी ऑफ फर्म है, हम फर्म को भी डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने एक कंज्यूमर को डिस्कस किया है, इसी तरह फर्म को भी डिस्कस करेंगे कि फर्म अपने आप को किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर लेके जा सकती है, यानी कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे गेन किया जा सकता है, फर्म कैसे अपनी जो एक आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज कर सकती है। यानी कि फर्म में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो फर्म्स हैं देखेंगे। फिर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, फिर रेवेन्यूज कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। डेफिनेटली यही चीजें होती हैं एक फर्म के अंदर। उसके बाद ये है कि बाद में जब डेफिनेटली कोई इनकम की प्रोडक्शन हो जाती है, जब चीजों को प्रोड्यूस कर लिया जाता है तो फिर फैक्टर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है, उसे कहते हैं
थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हमने यूज़ किए हैं, अब हमने उनको रिवार्ड देना है और उनको जो भी उनका बनता है वो पे करना है, यानी कि उनकी जो प्राइस है वो हमने पे करनी है। लेबर की जो प्राइस है वो क्या होगी, वेजेस, और लैंड की प्राइस क्या होगी, रेंट, कैपिटल की प्राइस क्या होगी, इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस क्या होगी, प्रॉफिट। तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है ना, आई फॉर इंटरेस्ट, प्रॉफिट। उसके बाद यानी कि डियर स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, और देखा जाए तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। ये अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं। आपके भी प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे भी हैं, असूल क्या हैं। इसमें याद रखिए कि जो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स है उसके जो इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पे लिए जाते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, यानी कि आप किसी चीज को गेन करने के लिए क्या सेक्रीफाइस करते हो, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं सिंपली मैं आपको समझाता हूं कि एक कंपनी ए ने आपको 50,000 की ऑफर की है, कंपनी बी ने आपको 40,000 की ऑफर की है, और कंपनी सी ने आपको 20,000 की ऑफर की है। अब आप किसको आप प्रीफर करेंगे? डेफिनेटली आप 50,000 को प्रीफर करेंगे। उसके बाद टू ऑल्टरनेटिव्स आपके पास बचे हैं, एक 40,000 का और एक 20,000 का। इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? 40,000 का। याद रखें कि जो आपने सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ा है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आपने गेन क्या किया है? बेस्ट जो एक ऑल्टरनेटिव था एक आपकी जॉब का, वो था कंपनी ए जिसने आपको 50,000 सैलरी ऑफर की। तो व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, आपने 50,000 की जॉब को गेन करने के लिए क्या गिव अप किया? अब आप डेफिनेटली 20,000 वाली को तो आप प्रेफर करेंगे नहीं। 50,000 के बाद बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? 40,000 की। तो दैट इज जो ये जो 40,000 है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी चीज को गेन करने के लिए क्या आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसके बाद है डायमेंशन यूटिलिटी। याद रखें कि ये भी इसका एक प्रिंसिपल है। यूटिलिटी क्या होती है? द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। किसी चीज में इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने की कुव्वत को यूटिलिटी कहते हैं, और जैसे जैसे आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, इसे कहते हैं डायमेंशन यूटिलिटी। देन मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि किसी चीज का एडिशनल यूनिट बनाने पर जो एक एडिशनल कॉस्ट आएगी दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जो टोटल कॉस्ट में तब्दीली आएगी एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट। देन स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी बेसिकली ये होती है, कामयाबी इसे हम कहते हैं, कि जब डेफिनेटली स्केर्सिटी क्या है कि रिसोर्सेज कम है, हर एक इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं और उसके पास जो वसाइल है वो बहुत कम है। इसे कहते हैं कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद है, ठीक है। अब स्केर्सिटी भी इसका एक प्रिंसिपल है। तो जब स्केर्सिटी होगी, जब रिसोर्सेज कम होंगे, आपकी वांट्स ज्यादा होंगी, तो फिर क्या करना है? दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाता है स्केर्सिटी की वजह से। तो फिर उसको कैसे रिजोल्व करना है? फिर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा जाता है कि किस चीज को सैक्रिफाइस करना है, किस चीज को करना है, ठीक है ना। उसके बाद डायमेंशन रिटर्न, यानी कि आउटपुट का जैसे जैसे जनाब आप नए इनपुट्स को लगाएंगे वैसे वैसे एक खास हद तक क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि डायमेंशन रिटर्न। देन एफिशिएंसी,
बेसिकली ये जो हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये असूल हैं जिनको मद्देनजर रख के हम मेजर जो डिसीजंस हैं वो करेंगे। अभी मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल दी है, ठीक है ना। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं, एक तो ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये इसमें शामिल किए गए हैं, दूसरा ये है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूज करना, बेस्ट वे से यूज करना। अब आप कैसे इसको बेस्ट वे से यूज कर सकते हैं, देखिए जी, इसमें डिसीजंस करने हैं फैक्ट्रीज ने, मैनेजर्स ने, कि कहाँ से जो एक सस्ती जो चीज़ है, रॉ मटेरियल जो एक उसकी कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, ठीक है ना, और रेवेन्यूज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ से किस मार्केट से आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप बेहतर डिसीजंस करके आप जो एक लेस कॉस्ट पे आप चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल सबसे पहले बाई करें, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये सिखलाएगी कि आपने कम रिसोर्सेज से बेहतर जो एक। अब हम देखते हैं कि डिमांड एनालिसिस क्या है। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम ये भी देखेंगे कि डिमांड एनालिसिस भी इसकी सिग्निफिकेंस को शो करता है। हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया की, एक स्पेसिफिक एरिया की कंपनी की आउटपुट को मद्देनजर रखते हुए कि उसने प्रोडक्शन करने की उसकी डिमांड क्या है, वहाँ के कस्टमर्स की एक कैपेबिलिटी क्या है, फॉर कॉस्ट करेंगे, दूरंदेशी करेंगे, देन उसके बेस पे हम प्रोडक्शन करेंगे। और इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो डेफिनेटली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे। तो उसके बाद हम कॉस्ट एनालिसिस को मद्देनजर रखेंगे। अब कॉस्ट एनालिसिस बेसिकली क्या है कि हर एक फर्म की ये एक उसका एक गोल होता है कि वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करे। डियर स्टूडेंट्स, या तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस तरह से कि आप रेवेन्यूज को बढ़ाएं, या आप इस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट में कमी की जाए। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके हम ये यानी कि अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, और इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो इसमें लेंगे। फिर कॉस्ट के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फैमिली कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो कब फर्म को मतलब कि क्लोज करना चाहिए, कब फर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, किसकी मदद से हम ये गेन कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके। फिर इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो प्राइसिंग पॉलिसी है। अब प्राइसिंग पॉलिसी में ये है, जैसा कि शुरू में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था बेसिकली, कि ये जो प्राइस थ्योरी है इसमें इसको इस वजह से कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि इसमें हमने जो कमोडिटीज़ हैं, जो फाइनल कमोडिटीज़ हैं, उनकी भी प्राइसेस को डिटरमाइन करना होता है, जबकि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं उनके भी प्राइसेस को डिटरमाइन करना होता है। तो ये किस तरह से डिटरमाइन करना है ये बहुत अहम है। लिहाजा ये जो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी वो उस वक्त होगी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन, हर एक प्रोड्यूसर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके आउटपुट मैक्सिमाइज हो। और अभी रिसेंटली आपने एक्सरसाइज नंबर 19 में यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन को, आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है कि अगर कॉस्ट कंस्ट्रेंट हो या गिवन कॉस्ट हो, ठीक है, एज अ कंडीशन के तौर पर। और उसी में आपने ये भी देखा कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है अगर आउटपुट कंस्ट्रेंट हो, जो कि एज अ कंडीशन के तौर पे आपको गिवन हो। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं ये उसी वक्त आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। तो ये पॉइंट भी इसकी सिग्निफिकेंसी को शो करता है, इसकी इंपॉर्टेंस को शो करता है। उसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है इसमें मार्केट मैकेनिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, मार्केट मैकेनिज्म ये है
कि आप टू फोर्सेस होती हैं जो कि ये डिटरमाइन करती हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस क्या होनी चाहिए और जो एक कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए भी डेफिनेटली हमें कोई आइडियाज़ होनी चाहिए। तो ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हमें पता चलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ये सबसे अहम है और इसमें आपने ये अंडरस्टैंड करना है, सीखना है कि आपने किस तरह की जो एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं वो बनानी है प्रोड्यूसर्स के लिए भी और फाइनल कंज्यूमर्स के लिए भी। क्योंकि आप ने पॉलिसीज़ बनानी है, आपने प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए जो एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपने वो भी फार्मूलेट करने, उनको पॉलिसीज़ भी आपने बतानी है कि इतनी प्राइस होनी चाहिए। और अब आपने ये देखना है कि प्राइसेस ना तो ज़्यादा हों कि कंज्यूमर्स को लॉस हो, और ना ही आपने ये देखना है कि आपने ये करना है कि प्राइसेस जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं कि प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो जाए। तो आपने दोनों के जो एक इंटरेस्ट्स हैं वो उनको मद्देनज़र रख के आपने एक अच्छी पॉलिसी जो है वो मुरतब करनी है। और आपने ये भी देखना है कि कैसे सोशल वेलफेयर देने के लिए आपने रेवेन्यूज़ को कैसे बढ़ाना है, टैक्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो इस तरह की जो एक पॉलिसीज़ हैं वो आपने बनानी है। और किस तरह आप बनाएंगे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। अभी रिसेंटली आपने ये पढ़ा है कि पूरी दुनिया में 4 इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, जिसमें सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। इन चारों सिस्टम्स में आपने करना क्या था कि आपने जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे, बेसिक इश्यूज थे किसी भी इकोनॉमी के, वो क्या थे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब ये जो बेसिक डिसीजंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी इकोनॉमी के कोर इश्यूज हैं, इनको आपने रिजॉल्व करना है। इनको रिजॉल्व करने के लिए यू नीड पॉलिसीज़। अब वो जो पॉलिसीज़ हैं वो डेफिनेटली हमने अंडरस्टैंड किया है कि वो किस तरीके से सोशलिज्म में, किस तरीके से कैपिटलिज्म में, किस तरीके से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में उनको मरतब किया जाएगा और उनको एक फार्मूलेट किया जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स में शामिल किए गए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मेन पार्ट है। और उनकी मदद से हम अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी मदद से हम मतलब कि जब हम उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि जो एक सोशल बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो अजीज़ तुलबा, आज के इस टॉपिक में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि वो क्या है, और अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इकोनॉमी बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी था कि हम इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं इकोनॉमी के उनको अलहदा से डिस्कस करें, और फिर मैक्रो लेवल जब हम पार्ट 2 में आएंगे तो मैक्रो लेवल के जो इश्यूज हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन है, इनको भी एक सेपरेटली डिस्कस किया जाए। ठीक है ना। तो फॉरेस्ट को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जबकि इंडिविजुअल जो ट्रीज हैं उनको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक इंडिविजुअल जो ट्रीज होते हैं एक जंगल के, उनको 1 बाय 1 स्टडी करना, जबकि एक जंगल जो होल है जो कि पूरे के पूरे जितने भी ट्रीज हैं सभी को रिप्रेजेंट करता है, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अजीज तुलबा। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर मुस्तफ़ीद किया करें, राय दिया करें। मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे मोहम्मद बिन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।